तो मेरे प्यारे बच्चों लेके आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के ऊपर में। चलिए बिना कुछ बातें किए सीधा टॉपिक पे आते हैं और सीधा टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बच्चे जरा गौर से देखो, आपके सामने स्क्रीन पर दो फोटो मैंने दिखाने की कोशिश किया। अब आप यहां पर देखो, ये दो स्फीयर है। हर स्फीयर का एक सेंटर होता है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर। इसको भी मैंने कह दिया सेंटर ऑफ स्फीयर, तो इसको मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको भी मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ स्फीयर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूं, समझना ध्यान से। मैं इसके बाहर के सरफेस को सिल्वर्ड कर देता हूं। मैं इसके बाहर बाहर के सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया है बच्चों, और इसमें क्या कर दिया, इस ग्लास में मैंने इसके अंदर के सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया। अब जैसे सिल्वर कोटिंग किया मैंने बच्चों, तो ये बन चुका है मिरर। अब ये क्या बन चुका है, मिरर। अब एक छोटा सा काम मुझे करना होगा, और मैं इसको यूं कट कर देता हूं, और मैं इसको भी यूं कट कर देता हूं। और आप मुझे गौर से देखो यहां पर, अब बताओ, मुझे बताओ बच्चों, ये पहले एक स्फीयर था, अब ये क्या बन चुका है? तो कहोगे सर अब ये कर्वेचर बन चुका है। पहले ये स्फीयर था, अब ये कर्वेचर बन चुका है। पहले ये भी एक स्फीयर था, अब ये कर्वेचर बन चुका है। तो इसका नाम मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलूंगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको भी मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलूंगा मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरीके का मिरर का नाम दिया गया कॉनकेव मिरर। क्या नाम दिया गया बच्चों? कॉनकेव मिरर। और इसका क्या नाम दिया गया बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलूंगा मैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोलूंगा मैं कॉनकेव मिरर। इसका एक और नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। इसका एक और नाम क्या होता है बच्चों? कन्वर्जिंग मिरर। और इसका नाम क्या होता है बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर। इसका नाम क्या हुआ? डाइवर्जिंग मिरर। तो इस चैप्टर में हम लोग दो चीजों के बारे में स्टडी करेंगे इस टॉपिक में, एक कॉनकेव मिरर के बारे में और एक कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। चलिए थोड़ा सा मैं पहले बेसिक समझने की कोशिश करता हूं। मैं उस दौर में जाता हूं जहां 9th-10th में बच्चे आप लोग स्टडी किए थे। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग 10th स्टैंडर्ड की बातें करेंगे, जो 10th स्टैंडर्ड में थोड़े बहुत बेसिक फंडामेंटल समझे थे। तो मैं वहां से उठा कर ला रहा हूं टॉपिक को, जहां से नीचे कुछ भी नहीं है, और वहां तक लेके जाऊंगा जिससे ऊपर भी कुछ नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम के लेवल से ऊपर लेवल को रख दूंगा, ताकि आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत नहीं हो। इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपसे अटके ही नहीं। तो चलो बिना कुछ बातें कि आगे बढ़ाएं टॉपिक को। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ रूल्स मैंने बनाया है बच्चों। तो रूल्स ये था, रूल्स फॉर ट्रेसिंग रे डायग्राम। अब आप देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि ये कॉनकेव मिरर था। इसमें कुछ रूल्स होते हैं। कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, ये तो आप जानते हो कि इसको कहता हूं पोल, और इसे कहता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से जाएंगे। ये बात तो फिक्स है, ये बात आप जानते भी हो। इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा मेरे बच्चे, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। ये बात भी अपने को समझ में आ गया। हम फिर बात करेंगे मेरे बच्चे। अब यहां पर देखो, कोई भी लाइट जो फोकस से आएगा, कोई भी लाइट जो फोकस से आएगा, वो यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। और चौथा रूल क्या कहता है, कोई भी लाइट जो डायरेक्टली पोल पर आता है मेरे बच्चे, जितने एंगल के साथ आएगा उतने ही एंगल के साथ चला जाएगा। ये चारों बातें आपको समझ में आना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं। तो पहला पॉइंट क्या था मेरे बच्चे, कि कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे थे, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करेगा, उसे कहता हूं मैं फोकस। क्या कहता हूं बच्चों? फोकस। सेकंड पॉइंट क्या था,
कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जा रहा था। और तीसरा पॉइंट क्या था इसका, तीसरा रूल क्या था कि कोई भी लाइट जो फोकस से जाएगा वो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या था कि कोई भी लाइट जो डायरेक्टली पोल पर एंट्री करता है, पोल पर गिरता है, जितने एंगल के साथ गिरेगा उतने ही एंगल के साथ वापस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बातें, सारी बातें आपको समझ में अच्छे से आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आपके सामने यहां पर देखो, स्क्रीन पर थोड़ा सा देखो, मैं यहां पर दो तरीके के ऑब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश करता हूं। प्लेन मिरर में भी ये बात समझा रखा था। इस ऑब्जेक्ट को नाम दूंगा मैं रियल ऑब्जेक्ट। क्या नाम दूंगा बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकल रहा है तो मैंने इसका नाम दिया था रियल ऑब्जेक्ट। अब इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि लाइट कहां से आ रहा है, तो मैंने इमेजिन कर लिया था कि लाइट यहां पर मीट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो मैं इसको भी ऑब्जेक्ट बोलूंगा, लेकिन इसको किसके नाम से जानूंगा बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आओ आगे बढ़ो बच्चों। अब हम बात करेंगे मिरर फार्मूला के ऊपर में। मिरर फार्मूला क्या है, तो ये सारी बातें 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि भाई एक मिरर था। अब देखो ध्यान से देखो, एक लाइट को मैंने यहां से, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रखा, एक लाइट को मैंने यू भेजा था मेरे बच्चे, देखो ध्यान से देखो, एक लाइट को मैंने यू भेजा था। तो जो भी लाइट मेरे बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से जाएगा। तो ये हो गया पहला रिफ्लेक्टेड लाइट। और दूसरा रिफ्लेक्टेड लाइट को मैंने दूसरा लाइट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चले जाए। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस जगह पे मीट कर गया, तो मैं इसको बोलूंगा इमेज। यहां पर बना है इस चीज का इमेज, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि रिफ्लेक्टेड लाइट जहां पर भी मीट करेंगे उस जगह का नाम होता है इमेज, वहां पर इमेज बनता है। अब आप देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को कहता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से लेकर के बच्चों ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को कहता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां तक के डिस्टेंस को कहता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। पोल से लेकर के इमेज तक के डिस्टेंस को कहता हूं इमेज डिस्टेंस। और पोल से लेकर के एफ तक के डिस्टेंस को कहता हूं फोकल लेंथ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये होता है फोकल लेंथ। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये सारे फॉर्मूला 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, बस यहां पर हल्का सा रिकैप कर रहा हूं। 1/v प्लस 1/u इज 1/f, ये पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में। F इक्वल टू R/2, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन इज -v/u इक्वल टू h2/h1। अब ये h2 क्या है, h1 क्या है, इसको भी समझ लो। h1 हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और h2 हो गया हाइट ऑफ इमेज। सुन पा रहे हैं, तो h2 हो गया हाइट ऑफ इमेज और h1 क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाता है बच्चों, मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता है बच्चों, मैग्निफिकेशन। और थोड़ा सा फॉर्मूला को मैं और डिराइव करता हूं। यहां पर आपके स्क्रीन पर देखो, इसी फॉर्मूला को मैं दो तरीके से समझाने जा रहा हूं। मैंने क्या किया है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहां पर देखो, मुझे एक्चुअल में क्वेश्चंस निकालते वक्त हमें v निकालने की जरूरत पड़ता है, तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा फॉर्मूला बना के रखो जहां पर एलसीएम वगैरह ना लेना पड़े, सीधा वैल्यू पुट किया और सीधा आंसर निकाल लिया। तो मैं क्या करता हूं, मुझे v निकालना है तो इस टर्म को इधर लेके चला जाता हूं। तो मैं इस टर्म को इधर लेके चला गया तो ये हो गया 1/f माइनस 1/u। मैंने एलसीएम लिया तो fu और ये हो गया u माइनस f। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस आया है वो कितना आया है, इमेज डिस्टेंस fu डिवाइडेड बाय u माइनस f। अब देखो इसमें वैसे देखो, ये फॉर्मूला हो या ये फॉर्मूला हो, दोनों एक ही फॉर्मूला है। बस इसमें क्या है, कैल्शियम लेना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली पुट करूंगा और सीधा रिजल्ट निकल जाएगा। तो मैं सलाह दूंगा कि आप ज्यादा कोशिश करो इसी से बनाने के लिए, ये ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप इस फॉर्मूला को क्यों ना याद ही कर लो बच्चों। अब आपके सामने में स्क्रीन पर एक दो डेरिवेशन और करवाने जा रहा हूं। यहां हमने क्या देखा था बच्चों कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u इक्वल टू h2/h1। हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ रिलेशन बनाएं कि मैग्निफिकेशन के साथ v का रिलेशन, मैग्निफिकेशन के साथ u का रिलेशन, तो कुछ ऐसा रिलेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, बहुत गौर से देखना। हम क्या करते हैं,
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में हम दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसमें भी v से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी v से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी v से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये बन चुका है बच्चों v/v प्लस v/u इक्वल टू v/f। अब देखो ये v/v हो गया 1, और मैं इसको इधर ले जाता हूं और इसको इधर लेके चला जाता हूं, तो 1 माइनस v/f इक्वल टू माइनस v/u। अब बताओ ये f हो गया, f माइनस v इज माइनस v/u। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि दिस इज द मैग्निफिकेशन। माइनस v/u को हमने क्या डिफाइन किया था? अब देख सकते हो माइनस v/u को मैंने डिफाइन किया है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मेरे बच्चे एक और फॉर्मूला सामने आ गया, f माइनस v अपॉन f। अब देखो ध्यान से, इसकी जरूरत कब पड़ेगा? अगर मुझे डायरेक्टली इमेज डिस्टेंस दे रखा होगा और फोकल लेंथ गिवन होगा मेरे बच्चे, तो मैं सीधा मैग्निफिकेशन निकाल लूंगा, बिना कुछ बातें किए सीधा मैग्निफिकेशन ही निकाल लूंगा बच्चों। तब देखो ध्यान से, एक इसमें मैं चाहता हूं ऐसा रिलेशन बने जो f और u के साथ रिलेशन बने मैग्निफिकेशन के साथ। तो मैं एक काम कर लेता हूं ना बच्चों, मैं दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर देता हूं, u/v प्लस u/u इक्वल टू u/f। मैं u/u को इस तरफ ले जाता हूं और u/f को इधर ले आता हूं, तो मैं कह सकता हूं माइनस में u/v माइनस, या इसको इधर लेके चले जाओ तो माइनस में u/v इज 1 माइनस u/f। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो माइनस u/v इज f माइनस u अपॉन f। तो हम जानते हैं कि माइनस v/u क्या होता है? मैग्निफिकेशन। तो सीधा पलटी मार दिया तो ये हो गया f अपॉन f माइनस u। अब एक बहुत अच्छा रिलेशन सामने आया बच्चों, देखो अब इसको अगर तुम ध्यान रखोगे तो पहले क्या होता था 9th में तुम लोग करते क्या थे? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में से आप लोग करते क्या थे? पहले उसको तो समझो। आप लोग ये करते थे कि वहां से v निकालते थे, फिर मैग्निफिकेशन निकालते वक्त माइनस v/u लगाते थे, तब जाके मैग्निफिकेशन वगैरह निकलता था। क्यों करूं मैं ऐसे? अगर मुझे f पता है और u पता है तो मैं डायरेक्टली इस रिलेशन को क्यों नहीं यूज कर लूंगा? सीधा इसको यूज करो और मैग्निफिकेशन निकालो। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसका बिल्कुल हम कोर कॉन्सेप्ट दे दिए, और इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v/u इक्वल टू माइनस h इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू f माइनस v अपॉन f या f बाय f माइनस u। इस आप इसको यूज करोगे तो कभी भी मैग्निफिकेशन वगैरह का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आएगा, तो समझ लेना कि इसी के अंदर में कुछ बातें होगी। तो मैग्निफिकेशन का टर्म जब भी होगा मिरर में, तो आपको इतने ही बातों को ध्यान देना होगा, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं होता है इसमें। और एक मैंने अभी एक और फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f के अल्टरनेटिव दिया था। तो मैंने कहा था भाई इसमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, और प्री मेडिकल जैसे बच्चे जो होते हैं थोड़े बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन में वीक होते हैं, वो एलसीएम लेने में भी गड़बड़ कर देता है। अब उसके वजह से उसका गलती हो जाता है ना बच्चे, तो मैं इसका बचाने की कोशिश किया कि नहीं, हमें उतना करना ही ना पड़े, सीधा वैल्यू पुट करो और रिजल्ट निकालो। तो मैं इस फॉर्मूला से ज्यादा इस फॉर्मूला को ज्यादा वैल्यू दूंगा कि भाई इसमें सीधा पुट करो और आंसर निकालो, बात खत्म। तो अपने को ये दोनों चार्ट याद होनी चाहिए, दोनों फॉर्मूला याद होनी चाहिए भाई, एक तो ये फार्मूला किट और एक ये फार्मूला, ताकि हम आसानी से क्वेश्चन बनाते चले जाएं बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, बिना कुछ बातें किया सीधा टॉपिक बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहां पर आता है सबसे इंपोर्टेंट साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन कैसे हम डील करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। अपना साइन कन्वेंशन बताने का तरीका बिल्कुल सबसे अलग होता है। भाई देखो एक बात बताओ, रूल क्या कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव देना और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव देना। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, इधर जो भी होंगे सारे पॉजिटिव और इधर जो भी होंगे सारे नेगेटिव। अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है बच्चों, इधर जो होगा सारे पॉजिटिव, इधर जो होगा सारे नेगेटिव। तो वैसे तो हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ता आया था, लेकिन आपको मैं ऐसा तरीका बताता हूं कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। अब देखो बच्चों, मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा पॉलिश। क्या बोलूंगा इसको? पॉलिश। अब देखो इधर पॉलिश किया हुआ है ना बच्चों, इस मिरर पे इधर पॉलिश किया हुआ है। अब मैं जो पूछता हूं उसका सही सही जवाब देना। इसका पहला नाम क्या है? पहला डिजिट क्या है? पी।
तो पहला लेटर पी है और पी का मतलब होता है पॉजिटिव। पी का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। तो मैं सीधा सीधा बात कर लेता हूं कि जिस तरफ पॉलिश है उधर पॉजिटिव होगा, जिस तरफ पॉलिश होगा उधर पॉजिटिव होगा, और जिस तरफ पॉलिश नहीं है उधर नेगेटिव होगा, चाहे कुछ भी कर लो। लाइट कैसे भी भेजो चलेगा, बस इतना ध्यान देना कि जिस तरफ पॉलिश किया हुआ है, जिस तरफ पॉलिश किया हुआ है उस तरफ पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट वाला नेगेटिव होगा। जैसे इसमें देखो लाइट कैसे भी आ रहा है, यहां पर देखो पॉलिश यहां पर किया हुआ है, इधर जो भी होगा सारे पॉजिटिव होगा और इधर जो भी होगा सारे नेगेटिव होगा। सबसे बेस्ट आइडिया मैंने बताया, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कि अगर लाइट ऐसे जा रहा है तो भाई पॉलिश इस तरफ किया हुआ है तो इधर जो भी होंगे सारे पॉजिटिव होंगे और इधर जो भी होंगे सारे नेगेटिव होंगे। और लाइट अगर इधर से जा रहा है तो पॉलिश इधर किया हुआ है बच्चों, इस तरफ पॉलिश किया हुआ है तो इधर जो भी होगा सारे पॉजिटिव होगा और इधर जो भी होगा सारे नेगेटिव होगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम कुछ साइन कन्वेंशन को समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखो मैंने दो तीन डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। ये ऑब्जेक्ट है, लाइट ऐसे जा रहा था तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था बच्चों और रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से जाएगा। ये तो कंफर्म है, ये पहला नंबर हो गया। और मैं कहता हूं कि एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आया, तो यहां पर इमेज बना था। तो भाई अब जरा सोचो समझो और जवाब दो, इसमें साइन कन्वेंशन हम लगाने जा रहे हैं, अब इसको बारीकी से समझो। मैं जानता हूं कि मैं तो आपको हर चीज सिखा सकता हूं सिवाय साइन कन्वेंशन का, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर वक्त साइन कन्वेंशन नहीं समझाया जा सकता। इसलिए साइन कन्वेंशन एक बार में समझ जाओ क्योंकि पूरे चैप्टर में ये काम आने हैं। और अगर साइन कन्वेंशन नहीं आता है रे ऑप्टिक्स में तो फिर आपसे प्रॉब्लम बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, हर क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन नहीं सिखा पाऊंगा। इसलिए जो सीखना है अब भी सीख लो, अब भी क्या भी सीख लो। भाई यहां पर देखो इस तरफ पॉलिश किया हुआ है मेरे बच्चे, तो मैंने क्या बोला, जिस तरफ पॉलिश देखो उधर बोल दो पॉजिटिव और जिस तरफ पॉलिश नहीं किया हुआ है उधर बोल दो नेगेटिव, बात खत्म। अब आप गौर से देखो यहां पर चार ही तो टर्म होते हैं, यू वी आर और एफ, यही चार ही तो टर्म होते हैं। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, बस इतना बता दो, इतना बता दो, ज्यादा नहीं पूछता हूं कि ऑब्जेक्ट किस तरफ है, ऑब्जेक्ट किस तरफ है। इस डायग्राम में देखो ऑब्जेक्ट किस तरफ है, जिस तरफ पॉलिश किया हुआ है उस तरफ है या जिस तरफ पॉलिश नहीं किया हुआ है उस तरफ है। तो आपका जवाब होगा कि जिस तरफ पॉलिश नहीं किया हुआ है, जिस तरफ पॉलिश नहीं किया हुआ है उस तरफ ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, इसको मैं लिख देता हूं नेगेटिव, इसको मैं लिख देता हूं नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आ रहा है इसको गौर समझने की कोशिश करिए, सीख जाएंगे कि जिस तरफ पॉलिश किया हुआ है बच्चों, जिस तरफ पॉलिश किया हुआ है उधर पॉजिटिव होता है और जिस तरफ पॉलिश नहीं किया हुआ है उधर नेगेटिव होता है। तो चूंकि पॉलिश इस तरफ किया हुआ है और ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉलिश जिस तरफ किया उधर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव बोल दिया, बात खत्म। अब मैं बात करूंगा इमेज डिस्टेंस का। बताओ इमेज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को इमेज बोलता हूं मैं, इमेज डिस्टेंस इसको बोलूंगा मैं। अब तुम बताओ कि जो इमेज बना है यहां पर मेरे बच्चे, वो पॉलिश किया हुआ साइड है या पॉलिश किया हुआ साइड के अपोजिट है? तो कहोगे सर पॉलिश किया हुआ साइड के अपोजिट है, इस तरफ है, तो मैं कहूंगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात। मैं फिर बात करूंगा आर को लेकर के। अब मुझे बताओ कि आर जो है, इसका जो आर है, आर कौन सा हुआ? पोल से लेकर के बच्चों, इस पोल से लेकर के सी तक के डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। अब तुम बताओ कि पॉलिश इस तरफ किया हुआ है और आर इस तरफ है, इस तरफ है, पॉलिश के साइड तो नहीं है, आर भी क्या होगा मेरे बच्चे? नेगेटिव होगा। अब फिर बात करो फोकस, फोकल लेंथ की बात करो, तो फोकस इसका इस तरफ है और पॉलिश इस तरफ किया हुआ है, मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई पॉलिश की तरफ जो भी होगा वो सारे पॉजिटिव होंगे और पॉलिश के अपोजिट साइड में जो भी होगा वो सारे नेगेटिव होंगे। अब यहां पर देखो आप गौर से, एक और डायग्राम मैंने सामने पिक्चराइज किया हुआ है और इसको भी समझने की कोशिश करिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी आर और एफ, ये चार ही बात तो करूंगा मैं, ज्यादा बात तो आपसे करूंगा ही नहीं। तो सीधा सीधा बात समझ लो कि लाइट ऐसे जा रहा था तो ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो चूंकि पॉलिश इस तरफ किया हुआ इधर जो भी होगा सारे पॉजिटिव होगा
और इधर जो भी होगा सारा मेरे बच्चे नेगेटिव होगा। आप खुद बताओ, खुद सोचो, जवाब दो। ये रहा पोल, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, पोलिस के साइड है या पोलिस के अपोजिट साइड में है? तो कहोगे सर पोलिस के अपोजिट साइड में है, इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव, बात खत्म। अब तुम मुझे बताओ, हम बात फिर से कर लेते हैं इमेज का। तो पोल से लेकर के इमेज तक का डिस्टेंस को कहते हैं इमेज डिस्टेंस। अब यहां पर आप बताओ मुझे कि ये जो इमेज है वो किस तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है? तो पोलिस की तरफ है, पोलिस के साइड में है, तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव। मैं फिर बात करता हूं आर को लेकर के, पोल से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस को मैं रेडियस बोलूंगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को। वो पोलिस के अपोजिट साइड में है तो आर नेगेटिव हो जाएगा। और फोकस भी देखो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो वो भी नेगेटिव होगा। तो मेरे बात को समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको एक बात ना और समझाना चाहता हूं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये रियल इमेज है। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये रियल इमेज है। रियल में लाइट मीट किया तो रियल इमेज बना। ये रियल में लाइट मीट किया है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रियल में मीट किया है तो रियल इमेज बना था। लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट, सोच के देखो, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रियल में तो कहीं मीट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको वर्चुअली पीछे तक लेके आया था। इस इमेज का नाम था वर्चुअल इमेज। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक डायग्राम में और क्लियर करता हूं, थोड़ा सा और देखो। यहां कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है मैंने। अब देखो एक लाइट को मैंने ऐसे भेज दिया था तो वो बिल्कुल ये रहा इसका फोकस, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएंगे। अब इधर तो जाना नहीं है तो भाई ये रहा फोकस। इस बार तुम बताओ, इस बार जो मेरा फोकल लेंथ होगा मेरे बच्चे, गौर से सोच समझ के बताओ, वो किस तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है? तो कहोगे सर पॉलिस की तरफ है, पॉलिस की तरफ है ना बच्चों? इस केस में हम क्या कह सकते हैं, फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव है। मैं सारी बातों का एक बात बता देता हूं, ये कोर कॉन्सेप्ट होगा, इसको ध्यान रखना कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमेशा नेगेटिव लेना, ऑलवेज। मतलब मैं ऑलवेज नहीं बोल सकता हूं, जनरली फॉर रियल ऑब्जेक्ट ओनली, फॉर रियल ऑब्जेक्ट ओनली। अब जैसे यहां पर देखो आप, अब यहां जो केस मैंने दिया था, एक केस दिखाया था मैंने आपको, याद करो, मैं ये केस दिखाया था। अब यहां पर देखो, अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा तो ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्योंकि पॉलिस की तरफ अगर ऑब्जेक्ट है तो वो तो ऑब्जेक्ट प्लस में आ जाएगा। इस केस में ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव भी हो रहा है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं। यहां पर इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो जाए तो वहां पर प्लस में लिखना होगा, ये भी ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ो, हम v की बात करेंगे बच्चों। एक बार f की बात कर लेते हैं। f का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा बच्चों, हमेशा नेगेटिव, कॉनकेव मिरर के लिए, क्योंकि इसके पास जो भी लाइट जाएगा सबको ये कन्वर्ज कर देगा, इसलिए ये फोकल लेंथ नेगेटिव ले लेगा। और फोकल लेंथ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा मेरे बच्चे, हमेशा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये भी ध्यान रखना आप, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इमेज डिस्टेंस का। तो भाई इमेज डिस्टेंस को लेके पंगा कुछ भी नहीं करना है। इमेज डिस्टेंस प्लस किसके लिए होगा और माइनस किसके लिए होगा, ये बता दो हमें। तो कहोगे प्लस होगा वर्चुअल इमेज के लिए, अभी देखे थे ना, बोलो। इस केस में देखो, ध्यान से देखो, क्या वर्चुअल इमेज के लिए v प्लस में आया था? यस। क्या रियल इमेज के लिए v नेगेटिव आया था? बिल्कुल सही बात। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, मैं यहां पर कह सकता हूं बच्चों कि v का जो वैल्यू नेगेटिव होगा वो रियल इमेज के लिए होगा। वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव और नेगेटिव किसके लिए? रियल इमेज के लिए। ये बात भी आपको समझ में आ चुका है। एक बात मैं आपको और समझाता हूं, फॉर H2 का वैल्यू अगर प्लस में आया तो समझ लेना आप कि मेरा इरेक्ट इमेज बना था, और H2 का वैल्यू अगर नेगेटिव में आया तो समझ लेना कि मेरा इन्वर्टेड इमेज आया। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात है। एक बात तो और भी सच है बच्चों कि जब जब वो रियल इमेज बनाता है ना बच्चों, तो रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी बनाता है।
और जब जब वो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर रियल आपको पता लग गया ना कि इमेज रियल है, समझना कि इन्वर्टेड भी होगा। और अगर मान लो कि इमेज जो है ना वर्चुअल है, तो समझना कि वो इरेक्ट भी इमेज होगा। इरेक्ट का मतलब सीधा। चलो एक दो बातें हम और समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। ये सारी बातें हम 9th-10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं बच्चे, जो हमने बेसिक लेवल पे पढ़ा हुआ है पहले। अब यहां पर देखो, ये रहा पोल इसका। तो देखो, अब यहां पर दो रेफरेंस लिया है मैंने, एक सेंटर का रेफरेंस लिया है और एक फोकस का रेफरेंस लिया है। ध्यान दो, एक सेंटर का रेफरेंस लिया है और एक फोकस का रेफरेंस लिया है। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों, मेरे कहने का क्या मतलब है, मतलब समझो, बस ज्यादा नहीं बोलता हूं। कि ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, तो ये बात ध्यान देना। तो फिर ध्यान देना कि जो इमेज बनेगा ना बच्चों, जो इमेज बनेगा वो हमेशा स्मॉल साइज का बनेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे कहीं पर भी, कहीं पर भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को अगर रख दिया है मैंने, तो ये बात माइंड में सेट कर लो, इमेज जो बनेगा बच्चों, इमेज जो बनेगा वो लार्जर साइज का होगा, लार्ज साइज का इमेज बनेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बातें हैं जिसको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का। ये ध्यान रखना, सेम साइज का। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक लाइट को, अगर एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखता हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखता हूं, तो जो इमेज बनेगा ना बच्चों वो स्मॉल साइज का बनेगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखता हूं, तो भाई उसका जो इमेज बनेगा वो लार्ज साइज का इमेज बनता जाएगा। ध्यान रखना आप। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं, तो एग्जैक्टली वहीं पर इमेज बनेगा, वहीं पर इमेज बनेगा और सेम साइज का इमेज बनेगा। तो ध्यान देना, मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए बच्चों, मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखना होगा। और छोटे साइज की इमेज बनाने के लिए, छोटे साइज की इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखना होगा। क्या मेरी बात याद हो चुका है मेरे बच्चे? बोलो। है बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ध्यान देना, अब जो क्वेश्चन के दौर में हम लोग आने वाले हैं कुछ ही देर बाद, जैसे ही क्वेश्चन में आएंगे ये सारे के सारे गजब कर देगा मेरे बच्चे, गजब कर देगा। अगर ये कोर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता रहेगा तो फिर हम क्वेश्चन करवा नहीं पाएंगे एक भी। तो एक एक बातों को बहुत ध्यान से समझना, एक एक बातों को मेरे बच्चे बहुत ही ध्यान से समझना। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हमें इमेज छोटे साइज का चाहिए, अगर इमेज हमें छोटे साइज का चाहिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दो। अगर इमेज बड़े साइज का चाहिए तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रख दो, मतलब इधर रख दो। और अगर हमें सेम साइज का इमेज चाहिए तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो, तो सेम साइज का इमेज बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गया था। अब एक रेफरेंस मैंने बच्चों और लिया। मैंने अगला रेफरेंस क्या लिया कि मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट, मानो कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस, अच्छा यहां पर देखो एक बड़ा खेल हो गया कि फोकस को मैंने रेफरेंस लिया है, फोकस से पीछे, फोकस से पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हो, इन्फिनिटी से लेकर के फोकस के बीच में कहीं पर भी रख दो यार, इमेज तो रियल ही बनेगा। ये कंफर्म मानो, कंफर्म मानो, कंफर्म, कंफर्म भाई, कंफर्म। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं भी रख दिए तो जो आपका इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो इन्वर्टेड भी बनेगा। बात खत्म भाई। रियल बनेगा तो इन्वर्टेड भी बनेगा, वर्चुअल बनेगा तो डायरेक्ट भी बनेगा। ये बात भी फिक्स है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया तो इमेज 100% रियल ही बनेगा और डायरेक्ट बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वर्चुअल इमेज बनाना, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे रख देता हूं पोल के बीच में, तो 100% जो इमेज बनेगा मेरे बच्चे वो वर्चुअल इमेज बनेगा। और जब जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा। ये फिक्स है। रियल अपने साथ इन्वर्टेड को लेके आएगा और वर्चुअल अपने साथ इरेक्ट के टैग लेके आएगा।
तो बात समझ में आया? मैंने दो रेफरेंस लिया, पहला रेफरेंस क्या था सी का और दूसरा रेफरेंस क्या था एफ का। एफ में क्या बात किया मैंने कि एफ, मान लो ये एफ है, एफ से पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, कहीं भी इधर एफ से लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी रखोगे तो जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगा वो 100% रियल इमेज बनेगा, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी बनेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो जो भी इमेज बनेगा बच्चों वो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, बात खत्म। फिर हम एक रेफरेंस लिए सी का, मैंने कहा सी से पीछे, सी से लेफ्ट हैंड साइड, इन्फिनिटी और सी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते हो तो छोटे साइज का इमेज बनेगा, सी और पोल के बीच में कहीं भी रखते हो आप तो बड़े साइज के इमेज बनेंगे भाई, और सी पे रखते हो तो सेम साइज का इमेज बनेगा। ये बात तो मैं पहले बता चुका। आइए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। अब यहां पर देखो आप, यहां पर कुछ इमेज फॉर्मेशन की बात मैं कर रहा हूं। ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे बच्चे, ये रहा इन्फिनिटी। अब इसको गौर से देखोगे, मैंने यहां पर दिखाने की थोड़ी कोशिश किया है कि अगर अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं तो इसका इमेज बिल्कुल फोकस पे बनेगा बच्चों। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी रख देता हूं 2 नंबर तो इसका इमेज कहां बनेगा? 2 नंबर, लेकिन छोटे साइज का इमेज बनेगा। आप देख सकते हो ये तो डिमिनिश साइज है और ये छोटे साइज है। मैंने सी पे रखा तो एग्जैक्टली सेम साइज का इमेज बनेगा, सी पे ही बनेगा। मैं सी से आगे और एफ के बीच में रख दिया था मैंने बच्चों, तो इसका जो इमेज बनेगा वो सी और इंफिनिटी के बीच में बनेगा, थोड़े बड़े साइज का बनेगा। मैं अगर मैं फोकस पे रखता हूं तो बड़े साइज का बनेगा इमेज, कहां बनेगा? इंफिनिटी पे। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखूंगा तो जो इसका इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, बड़े साइज का बनेगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर मेरे बच्चे यहां से कुछ बातों को हम समझ पाए, और बात क्या समझ पाए, एक कॉनकेव मिरर क्या रियल इमेज बनाया? यस भाई, रियल इमेज तो बनाया ही बनाया है। कब रियल इमेज बनाया बच्चों? देखो ना, फोकस से पीछे कहीं भी रखे थे ऑब्जेक्ट को तो रियल इमेज बनाया था। क्या एक कॉनकेव मिरर ने वर्चुअल इमेज बनाया? बिल्कुल सही बात, ये वर्चुअल इमेज बनाया। कब बनाया भाई वर्चुअल इमेज? जरा सोचो, जब फोकस से आगे रख दिया था पोल के बीच में तो वर्चुअल इमेज बनाया था। ये रहा 6 नंबर। फिर हम बात किए बच्चों, क्या ये इरेक्ट इमेज बनाया? जब जब वर्चुअल बनाता है तो इरेक्ट भी बनाता है, और जब जब रियल बनाएगा तो इन्वर्टेड भी बनाएगा। क्या ये सेम साइज का बनाया था? बिल्कुल, जब सी पे रखे थे। क्या ये मैग्नीफाइड बनाया था इमेज? बिल्कुल भाई। कब मैग्नीफाइड बनाया? जैसे ही मेरे बच्चे, जैसे ही सी से आगे बढ़े तो मैग्नीफाइड होना शुरू हो चुका था। डिमिनिश कब बनाया बच्चों? जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा, इमेज फोकस से बना था डिमिनिश साइज का। स्मॉलर साइज कब हुआ था? इन्फिनिटी और सी के बीच में रखे थे। और इमेज इन्फिनिटी पे कब बना था? जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया था। यह ध्यान देना कि जो प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर का होता है वही प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस का होता है, वही प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस का भी होता है। हम फिर बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का भी। वही कॉन्वेक्स मिरर के पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होता, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश इमेज बनाता है जनरली। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। और जो प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर का होता है मेरे बच्चे, वही प्रॉपर्टी कॉनकेव लेंस का होता है। क्यों ना इस बात को हम हमेशा के लिए याद कर लें। बहुत काम का रिजल्ट बताया मैंने, बहुत काम का। आप लोगों को लग रहा होगा कि जा सर इतना आसान आसान चीज आज कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम तो आसान ही पूछता है, हमारे एग्जाम तो टफ पूछता ही नहीं। अब देखना, अगला क्वेश्चन ही जेईई एडवांस 2008 का उठा के ले आया। देखना मस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन। देखना क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि भाई यहां 4 केस दिया हुआ है, आप इसको एनालाइज करना। ये कॉलम 1 दिया हुआ है और इधर कॉलम 2 दिया हुआ है, मैच करिए। अब को बोला कि द सोर्स कैन बी वेरिड, ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। द सोर्स कैन बी वेरिड मतलब ये कुछ भी बोल दो, इसको चलेगा। अब देखो यहां में बोला कि जब सोर्स का पोजीशन कोई भी हो सकता है तो बताओ कॉनकेव मिरर इसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन है, सोच के बताओ। क्या कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा? यस। क्या कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा? बिल्कुल सही बात। क्या वर्चुअल बनाएगा? बिल्कुल सही बात।
क्या मैग्नीफाइड बनाएगा? बिल्कुल सही बात। क्या इमेज इन्फिनिटी भी बनाएगा? बिल्कुल सही बात। हम फिर बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। तो जो कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाएगा? नहीं। क्या वर्चुअल बनाएगा? यस। मैग्नीफाइड बनाएगा? नहीं। क्या इमेज इन्फिनिटी बनाता है? ये बिल्कुल नहीं बनाता। इसके सिर्फ क्यू ऑप्शन होंगे बच्चों। और सी और डी की अगर हम बात करें तो मैंने क्या सिखाया था, देखो ध्यान से, जो प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर का होता है वही कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो भैया ये तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसका भी बिहेव कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है। इसका मतलब इस दोनों का भी प्रॉपर्टी बिल्कुल कॉनकेव मिरर वाला होगा, मतलब यही इसका आंसर होगा पी क्यू आर एस। और इसका भी होगा मेरे बच्चे पी क्यू आर एस। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिए होंगे। अब देख सकते हो यार, कोई क्या है लेवल है, बताओ क्या लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में नहीं आता मेरे को यार। तब भी हमारे बच्चे कहता है बहुत टफ आया। पेपर में कभी लेवल वाले क्वेश्चन नहीं दिया मैंने। 2024 का भी क्वेश्चन देखा जाए एडवांस का, मतलब कोई लेवल नहीं था। हाँ, फंडामेंटल से थोड़ा ऊपर जरूर रखा था, सोच अच्छा रखा था, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो थोड़ा अगर बेसिक लेवल पर ध्यान दोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन हम अटकने नहीं देंगे, चाहे जेई एडवांस का हो, चाहे जेई मेन का हो, चाहे नीट का हो। जो भी होगा लिख के ले लो, लिख के ले लो। जो भी होगा आपके वीडियो से होगा, आपके टेलीग्राम पर जो भी हम पीडीएफ भेजते हैं उसी से होगा। ये बात मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। देखो, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, और थोड़ा ट्रस्ट करके जैसे ही आपने वीडियो को करके आप ओके कर दिए, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन करके देखो। देखो, एक साल बाद क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस वीडियो के करने के बाद अब जैसे ही रिफ्लेक्शन में आज पढ़ाया, तो रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस को जैसे ही मैंने फिनिश कर दिया, उसके बाद क्या करो, मैं जो डीपीटी देता हूं, डीपीपीज देता हूं, पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं आपको, उसको तो करो ही करो। साथ में एक चीज और कर लेना कि जो भी बच्चे जिस कोचिंग में भी कहीं 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 ज्वाइन किए थे, कहीं ना कहीं से स्टडी मटेरियल उसको मिला था, है ना बच्चों। हर क्वेश्चन को करके देखो, अगर वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस के हैं तो आपसे बनना चाहिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो ये सिर्फ एक्सक्यूज होगा मेरा, ये पढ़ाता हूं तो ये आएगा आएगा। अरे क्या आएगा वो देखा जाएगा। मैं तो आज जानता हूं कि भाई हम इतना अच्छा तैयारी क्यों नहीं कर ले, ये कुछ भी आएगा तो हम कर लेंगे, क्यों गैस के चक्कर में पड़ के। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। हम आज के डेट में इतनी अच्छी तैयारी कर ले कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। बस इसको ध्यान रखना, बस्ती मस्ती में पूरे क्वेश्चन कर लो। तो थोड़े ध्यान से समझना, हर दिन अब वीडियो आने वाले हैं, अब रेगुलर वीडियोज रहेंगे। थोड़े से दिक्कत आ गया था पीसीज में, थोड़े से प्रॉब्लम आ गया था, तो इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। अब रेगुलर वीडियो रहेगा, अब चिंता नहीं करना है बिल्कुल। चलो बिना कुछ किए सीधा टॉपिक आगे बढ़ाएं। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज की बात करेंगे बच्चों। तो देखो 1/v प्लस, अच्छा इसको समझाने से पहले ना तुम्हें मैं एक चीज बताता हूं। डिफरेंशिएशन मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, इसका एक तरीका बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ v का पावर -1/dt, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको पार्शियल डिफरेंस, मैं इसको चेन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स का। तो मैं क्या करता हूं, जैसे मुझे लिखा हुआ dv का पावर -1/dt, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं dv का पावर -1/dv गुना dv/dt। और मैं जानता हूं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कि होता है nx का पावर n-1, nx का पावर n-1, और ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो गया -1/v² dv/dt। चलो इसको देख लेना, अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं डिफरेंशिएशन का वीडियो तुम्हें जरूर भेज दूंगा ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं हो। लेकिन हल्का सा डिफरेंशिएशन मेरे को लगा यहाँ पर है, तो मैं पहले ही बता दिया कि किस कैसे मैं किया। तो मुझे वेलोसिटी निकालना है बच्चों, तो हमें क्या किया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं v का पावर -1, u का पावर -1, f का पावर -1। मैं जानता हूं ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये फोकल लेंथ है, ऑल आर डिस्टेंसेस। तो मैं सबको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, सबको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे डिफरेंशिएट किया बच्चों, dv का पावर -1/dt, du का पावर -1/dt और df का पावर -1/dt, इसका डिफरेंशिएशन निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं मेरे बच्चे।
इसका डिफरेंशिएशन निकालना अभी सिखा चुका हूं, देखो ऊपर, तो मैंने ऐसे लिख दिया। उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, और किसी भी मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो। तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैं इसको बोल दिया dv by dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड du by dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मेरा रिजल्ट ये बन के तैयार है। मेरा रिजल्ट क्या बन गया, vi इक्वल टू माइनस में वी वाई यू का स्क्वायर इंटू वीओ। तो अब देखो vi इक्वल टू माइनस वी वाई यू का स्क्वायर इंटू वीओ। मैं जानता हूं ये फॉर्मूला हमें पहले से बताया जा चुका है कि मैग्निफिकेशन इज माइनस में वी वाई यू इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू। तो जहां वी बाई यू है उसके बदले में मैंने ये प्लेस कर दिया एफ अपॉन एफ माइनस यू। जैसे ही प्लेस किया मैंने, तो देखो बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया कि वी आई इक्वल टू माइनस में एफ बाय एफ माइनस यू का स्क्वायर इंटू वी ओ। सीधा सीधा आंसर देंगे बच्चों। इसमें हमें यू दे रखा होता है, एफ दे रखा होता है, ऑब्जेक्ट का स्पीड दे रखा होता है, आराम से मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज बता सकता हूं मैं बच्चों। अब मैं यहां पर एक बहुत नोटवर्दी पॉइंट बताया। मैंने कहा अगर मान लो मिरर भी हमारा मूव करेगा, अगर मान लो मिरर भी मूव करेगा मेरा, तो सब दोनों को मैं क्या करता हूं, मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर लेता हूं। वी आई एम इक्वल टू समथिंग वी ओ एम। अब वी आई एम का मतलब क्या हुआ, वी आई माइनस वी एम। बस ये वी एम इस तरफ जाएगा तो ये टर्म हो जाएगा। अब देखो ये टर्म हमें बहुत यूजफुल होगा मिरर के लिए कि मिरर मूव करता है तो, और अगर मिरर नहीं मूव करता है तो वीएम को जीरो पुट कर दो, बात खत्म। तो अभी जब क्वेश्चंस के दौर आएंगे तो देखिएगा कितना जबरदस्त चीज है ये। अब मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। हम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे थ्योरी। शॉर्ट लिनियर ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे अभी कुछ ही देर बाद। तो अब देखिएगा शॉर्ट लिनियर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं बिल्कुल वही बात लिखता हूं, और मैं इस बार डिफरेंशिएशन कर देता हूं यू के रिस्पेक्ट में। जैसे इसको यू के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये तो कहलाएगा माइनस में वन बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी यू, और इसको यू के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये सिर्फ हो जाएगा माइनस में वन बाई यू स्क्वायर, और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो गया बच्चों। अब देखो मैं यहां से लिख सकता हूं वन बाई यू स्क्वायर इज माइनस में वन बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी यू। तो डी वी बाई डी यू को लिख सकता हूं माइनस में वी बाई यू का स्क्वायर। तो ये शॉर्ट लिनियर ऑब्जेक्ट के लिए बहुत काम का रिजल्ट है, बहुत ज्यादा काम का रिजल्ट है। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट रहेगा, छोटा सा इमेज बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। मैं जानता हूं कि वी वाई यू होता है मैग्निफिकेशन, तो मैं इसके बदले में एम पुट कर दिया बच्चों। देखो मैग्निफिकेशन तो होता है माइनस वी बाई यू, तो माइनस वी का यू का स्क्वायर जो होगा तो वो भी तो वही रह जाएगा, प्लस में ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन के बदले में मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया एफ अपॉन एफ माइनस यू। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात होता है बच्चों कि लगातार मैं थ्योरी पढ़ाते जा रहा हूं, पढ़ाते जा रहा हूं। मन में आ रहा होगा कि सर कुछ क्वेश्चन हो जाता तो और बहुत मजा आता। तो कुछ ही देर बाद मैं क्वेश्चन के दौर में आऊंगा, आऊंगा बस मुश्किल से 10 मिनट बाद। उसके बाद देखिएगा कितना मजा आएगा इस टॉपिक को एंजॉय करने में। तो चलो मैं सीधा अब आगे बढ़ता हूं। मैं तो मेरे बच्चे अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ्स, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ फंडामेंटल लेवल्स के क्वेश्चन जैसे ही हमें समझ में आने लगेगा मेरे बच्चे, उसके बाद जब हम ग्राफ समझाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलो बिना कुछ किए हम सीधा क्वेश्चंस के दौर में आते हैं। पहले 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर से ग्राफ्स करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे तो और मजा आएगा। देखो आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन आया, और क्या कहना चाह रहा है, या कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ। इससे पहले कि मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊं, आपको थोड़ा सा ध्यान दो। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे को कुछ फॉर्मूला हमेशा याद रहे कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस कब होता है और मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस कब होता है। आप कहोगे सर मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस होता है जब जब वर्चुअल इमेज बनता है, जब जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन प्लस होगा, और जब जब रियल इमेज बनता है, तो भैया मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। हमें एक टर्म को और डिफाइन करना है क्वेश्चन बनाते वक्त, और वो टर्म क्या है जरा ध्यान से देखो। मैं यहां पर डिराइव किया था, उसको थोड़ा ध्यान से देखो।
मैं यहां पर डिराइव किया था बच्चों, और मैंने कहा था ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है कि v इक्वल टू एफ यू बाई यू माइनस एफ, v इक्वल टू एफ यू बाई यू माइनस एफ, v इक्वल टू मेरे बच्चे एफ यू बाय v इक्वल टू एफ यू बाय यू माइनस एफ। ये कहां से आया था, ये कहां से आया था आपको याद है ना, एफ यू बाई यू माइनस एफ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, एफ यू बाई यू माइनस एफ कहां से आया था, यहां देख सकते हो आप, यहां देख सकते हो मैंने वन बाई वी प्लस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ को इस प्रकार से बस अरेंज किया था ताकि v निकल गया था, v का वैल्यू आया था एफ यू बाई यू माइनस एफ। अब इसको हमें हमेशा यूज करना है, इसको यूज करते ही, इसको यूज करते ही हर क्वेश्चन हमसे आसानी से बनने लगेगा। अब देखो हर क्वेश्चन के सामने इसको रखना स्क्रीन पर बस, और तुम इंजॉय करना, क्वेश्चन कभी तुम्हें दिक्कत नहीं देगा, तुम देखते रहना। अब यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो और अच्छे से मुझे समझाओ, मुझे समझाओ खुद मत समझो। क्या कह रहा है, एक कॉनकेव मिरर है बच्चों और फोकल लेंथ एफ। तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता है बच्चों, फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, बात तो फिक्स है। प्रोड्यूस अ रियल इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रोड्यूस अ रियल इमेज, कैसा इमेज बनाया बच्चों, रियल, कैसा इमेज बनाया, रियल इमेज बनाया। अब रियल इमेज बनाया वो n टाइम्स, मतलब इसका जो मैग्निफिकेशन है वो n है, लेकिन वो n नहीं है, वो रियल इमेज बनाया तो ये माइनस n है, ध्यान देना मैग्निफिकेशन क्या है, माइनस n है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बच्चों एक फॉर्मूला मैंने आपको और दिया था, एक बार फिर से वापस मैं वही ले जाता हूं स्क्रीन पर, और मैंने कहा था ये फॉर्मूला हमेशा याद करना है। देखो ना अब सामने आ रहा है ना फॉर्मूला, मैंने कहा ना ये फॉर्मूला हमेशा याद करना है, ये वाला फॉर्मूला m बराबर माइनस वी बाई यू बराबर एस टू बाई एच वन बराबर एफ माइनस वी बाई एफ इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, मैग्निफिकेशन इज एफ अपॉन एफ माइनस यू, मैग्निफिकेशन इज एफ अपॉन एफ माइनस यू। यहां पर हम लिख देते हैं मैग्निफिकेशन इज एफ अपॉन एफ माइनस यू। बस इतना ही काम करना है बच्चों, और बड़ी आसानी से हम आंसर निकालते चले जाएं। मतलब मेरे कहने का दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट, आप इसको याद कर लो, आप इसको याद कर लो, आप इसको याद कर लो। ये तीन चीज अगर बार बार यही चीजें हमें काम आएगा मिरर के दौरान, अगर ये हमें टिप्स पे रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते जाएगा। देखना कैसे, अभी यहां पर बोला मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो है माइनस एन, फोकल लेंथ तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है बच्चों, तो नेगेटिव में एफ, और हमसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। ये ध्यान देना कि जिसका वैल्यू पूछ रहा है ना बच्चों, जिसका भी वैल्यू पूछ रहा है उसके साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद साइन कन्वेंशन आपको दे देगा। बस नो सॉल्व इट, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूं बच्चों एन एफ माइनस एन एफ माइनस एन यू इज एफ। मैं इसको इधर ले जाता हूं, एन यू इक्वल टू, एन यू इक्वल टू देख सकते हो, इसको इधर ले जाओ माइनस एन एफ माइनस एफ। तो भाई ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दो, तो मैं कह सकता हूं माइनस में एफ कॉमन ले लिया तो वन प्लस एन बाई एन, और आप आसानी से कह दोगे कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया मेरे बच्चे। अब ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होगा, भाई बात खत्म। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत 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 आसान था, और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो तुम छोड़ के तो नहीं आओगे, ये बात तो फिक्स है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज और बहुत मजा आने वाला है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे कि कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखना ध्यान से, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो भाई कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा, ये बात तो फिक्स है, लगा दिया मैंने माइनस 20। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस। अब ये वर्ड में मुझे थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, देखता हूं क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है जिससे कि जो इमेज, जिससे कि फॉर विच द इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डबल द ऑब्जेक्ट साइज, मतलब इसकी मैग्निफिकेशन दो बोला गया लेकिन यहां पर डबल मीनिंग खेल गया। ये प्लस दो भी हो सकता है और माइनस दो भी हो सकता है, पूछो क्यों। भाई देखो
डबल साइज तो दो केस में बनाएगा, ये बात तो फिक्स है। जब रियल इमेज बना था तब भी डबल हुआ था, और जब वर्चुअल इमेज बना था तब भी डबल हुआ था। सोच के देख कैसे, सोचो कैसे। फोकस पोल के बीच में रख दो, तो फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, और डबल हो सकता है, बड़े साइज का होगा। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखो तब भी बड़े साइज का इमेज बनेगा, हो सकता है डबल हो। लेकिन उस वक्त, लेकिन अभी जो हो रहा है वो रियल था और वो वर्चुअल था। इसलिए मैं यहां पर दो बार आंसर बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, इफ इमेज इज रियल, इफ इमेज इज रियल, अगर मान लो इमेज रियल है। और एक और केस लेता हूं, इफ इमेज इज वर्चुअल, मान लो इमेज वर्चुअल हो बच्चों, यहां पर डबल डबल गेम खेला जा रहा है, इमेज रियल भी हो सकता है और इमेज वर्चुअल भी हो सकता है बच्चों। तो मैं फिर से बात करता हूं, इमेज अगर रियल होगा तो भाई बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने अभी फिर से देखो, फिर से एक बार देख लो, याद करना है अपने को नहीं, सब याद कर लेना, एफ बाय एफ माइनस यू, एफ बाय एफ माइनस यू, एफ बाय एफ माइनस यू। बार बार कह रहा हूं, इसको याद कर लेना यार, कैसे भी करके। ये दो तीन तो फॉर्मूला है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, याद ही कर लेंगे, बात खत्म। अगर इमेज रियल है, अगर इमेज रियल है भाई, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू मैंने बोला था नेगेटिव होता है, तो लिख दो -2 इज इक्वल टू, फोकल लेंथ है -20 डिवाइडेड बाय -20 माइनस यू, मुझे नहीं पता यू का वैल्यू। और अगर मान लो इमेज जो था वो वर्चुअल था, तो ये जो मैग्निफिकेशन होगा ये होगा +2 इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय -20 माइनस यू। नाउ सॉल्व इट वेरी इजीली, -2 और ये हो जाएगा 10। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, -20 माइनस यू बराबर 10, माइनस से माइनस कट गया था 10। तो बच्चों ये हो जाएगा u बराबर -30। तो उम्मीद करता हूं एक आंसर तो आ गया, -30 सेंटीमीटर। भाई कुछ नहीं किया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये हो जाएगा -10। तो भाई -20 माइनस यू बराबर -10। तो मैं कह सकता हूं u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो मुझे समझ में आ रहा है यहां चीजें कि आंसर क्यों बोला था, ऐसा क्यों वर्ड यूज किया था, पोजीशन और पोजीशंस। तब मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि यहां पर मैग्निफिकेशन की दोनों कहानियां हो सकती थी, प्लस में भी आ सकता था और माइनस में भी आ सकता था। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छी बातें हैं, जरूर ध्यान रखें, बहुत काम का रिजल्ट होते हैं। और थोड़े क्वेश्चंस और करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, क्या 2 सेंटीमीटर हाई, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है बच्चों, 2 सेंटीमीटर हाई, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात, फ्रॉम द पोल। इफ द इमेज इज इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड, रियल एंड 5 सेंटीमीटर हाई, बहुत अच्छी बात भाई। अगर इमेज जो है, ध्यान दो, अगर इमेज जो है, यहां पर कुछ कहानी बताया है, इमेज जो है बच्चों वो रियल है, इन्वर्टेड है और 5 सेंटीमीटर हाई है, 5 सेंटीमीटर हाई है बच्चों। अब यहां समझ में मेरे को आ जाएगा, यहां से मैं मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं। क्या होता है मैग्निफिकेशन बच्चों, माइनस में v बाई यू इक्वल टू h2 बाई h1, h2 बाई h1। अब यहां से देख सकते हो h2 का वैल्यू जो है 5 है और h1 का वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो जो भी होगा ये नेगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि h2 नेगेटिव है, h1 प्लस में है, ये नेगेटिव में आ गया, -5/2 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। तो पूछा क्या गया, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, लोकेशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब तुम बताओ, लोकेशन ऑफ इमेज भी पूछ रहा है, वी भी पूछ रहा है बच्चों, तो वी हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो ध्यान से। मैग्निफिकेशन इज माइनस में v बाई यू इक्वल टू, अब मैग्निफिकेशन तो निकल चुका था, -5/2 इक्वल टू
माइनस में v अपॉन u, और u कितना है बच्चों, देखो 12 सेंटीमीटर माइनस में। नाउ सॉल्व इट। मैं कह सकता हूं इमेज डिस्टेंस इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। नाउ बहुत इजी बात भाई, बहुत इजी बात। तो जो इसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं डायरेक्टली फोकल लेंथ का, तो मैं कह सकता हूं एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ अपॉन एफ माइनस यू। अब देख सकते हो यहां पर मैंने फोकल लेंथ निकालना सिखा रखा है, मैंने फोकल लेंथ निकालना सिखा रखा है एफ अपॉन एफ माइनस यू। मैं कह सकता हूं बच्चों एफ माइनस एफ अपॉन यू में मैग्निफिकेशन जो आया है बच्चों, मैग्निफिकेशन जो आया है -5/2 इज एफ अपॉन एफ माइनस ऑफ -12 माइनस ऑफ -12 इज +12। नाउ सॉल्व इट। -5f -60 इज 2f। तो मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे -7f इक्वल टू 60। देन फोकल लेंथ इज माइनस में 60/7 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, देखते हैं। अब यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर देखो अच्छी बात है भाई, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया, अच्छी बात है, कोई तो कॉन्वेक्स मिरर आ ही गया। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके पोल से मेरे बच्चे 2f के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से यहां डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ f। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बात कर लो। मैग्निफिकेशन इज f अपॉन f माइनस यू। अब आप कह सकते हो बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, क्या बोलोगे, f डिवाइडेड बाय f, माइनस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -2f। मैं कह सकता हूं f अपॉन 3f, द मैग्निफिकेशन इज 1/3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब यहां पर आप देख सकते हो क्या कहना चाह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब यहां पर मेरे को फोकल लेंथ दे रखा था कॉन्वेक्स मिरर का 50 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात भाई साहब। आगे क्या बोला गया, इफ द इमेज इज 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो 1/4 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द, इमेज जो है मतलब इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 1/4 है, और प्लस में 1/4 होगा। क्यों बच्चों, क्यों बताओ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो मैं मैग्निफिकेशन बोलूंगा 1/4 प्लस में। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है f माइनस वी अपॉन एफ। कुछ ना सोचो, सीधा इसको रिजल्ट को यूज करो और सीधा आंसर बताओ। मैग्निफिकेशन इज 1/4 इज f है 50 माइनस वी अपॉन 50। बस सॉल्व कर दीजिए, हो गया, आंसर आ गया बच्चों। अब देख सकते हो 50 सॉल्व करना और तो कर दो। 50 इक्वल टू 200 में से 4v, 50 इक्वल टू 200 में से 4v, तब कह सकते हो 4v इक्वल टू 150। तो बच्चों v इक्वल टू कितना हो गया ये 37.5, क्योंकि आप देख सकते हो 2 दूनी 4, 275, तो यही हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आने लगा होगा बच्चों। है बहुत आसान सा, बहुत आसान टॉपिक है, ये टफ नहीं है, इतना तो मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हो। अगले क्वेश्चन जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझे आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है क्या कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो -15 सेंटीमीटर बच्चों। फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्वाइस द लीनियर और डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई अब यहां पर देखो, ध्यान से देखोगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। यहां पर देखो सारा लाइन इस पे आ गया। व्हेन द इमेज इज वर्चुअल मतलब मैग्निफिकेशन इज +2, मैग्निफिकेशन इज +2। बिकॉज ये बात तो सच है कि इसने बोला कि ट्वाइस हो रहा है इसका साइज, लेकिन यहां पर वर्चुअल साथ साथ अटैच कर दिया,
तो जैसे ही साथ साथ मैंने वर्चुअल अटैच किया तो मैं यही बात करूंगा कि मैग्निफिकेशन इज एफ अपॉन एफ माइनस यू। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो ध्यान से देखो क्या लिखवाया था मैंने, एफ अपॉन एफ माइनस यू। याद तो हो ही गया होगा आप लोगों को वैसे। तो बस मैग्निफिकेशन में मैंने -2 नहीं लिखना है, +2 लिखना है। क्यों लिखना है +2? क्योंकि यहां पर बोल दिया है वर्चुअल इमेज है। तो +2 इक्वल टू मैग्निफिकेशन -15, -15 और माइनस यू, यही तो पूछ रहा है मेरे ख्याल से, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं इसमें कोई कन्वेंशन नहीं लगाऊंगा, नाउ सॉल्व इट। -30 -2u -15, मैग्निफिकेशन इज एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ है -15, तो -15 -30 -2u -15, ये इधर जाएगा तो -15 इक्वल टू 2u, देन u इज 7.5 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से आपने बता दिया है। तो मेरे बच्चे उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छे से आने लगा होगा टॉपिक। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरे के पूरे स्फेरिकल मिरर को कवर कर लेंगे। पूरे के पूरे स्फेरिकल मिरर को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, डोंट वरी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो भाई देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -20 सेंटीमीटर होगा। फोकल लेंथ जो है वो भी +20 सेंटीमीटर है। फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछ रहा है बच्चों, तो इमेज पूछ लिया तो हम कैसे निकालेंगे इमेज? अब जरा बताओ मुझे इमेज डिस्टेंस कैसे निकालते हो? इमेज डिस्टेंस निकालने के तरीका क्या बताया था, जल्दी जल्दी बता दो। एक तो ये बताया था 1/v + 1/u बराबर 1/f, और एक क्या बताया था मैंने, यहाँ देखो मैंने क्या लिखवाया था, fu डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, fu डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। फिर से याद करो, fu डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। तो मैं यहां लिख देता हूं fu डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। बस इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते थे 1/v + 1/u बराबर 1/f। मैं सलाह दूंगा कि ज्यादा अच्छा होगा इससे करो। अब यहां पर सीधा वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। मुझे इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस क्या लिखने वाले हैं बच्चों, जल्दी जल्दी बता दीजिए हमें क्या होगा। f का वैल्यू है +20 और u का वैल्यू है -20 डिवाइडेड बाय मेरे बच्चे u माइनस एफ। u कितना है -20, u कितना है -20 और f कितना है +20, माइनस ऑफ +20। डोंट वरी बच्चों, इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, -400 -400 20 20 400 -400 डिवाइडेड बाय -40, -40 कट जाएगा, 40 10 हो जाएगा बच्चों। इमेज डिस्टेंस कहां बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर पे। तो उम्मीद करता हूं ये भी लॉजिक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट नोट करते चले जाओ, हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे आज, क्योंकि आज पूरे लेक्चर को हम आज ही फिनिश करेंगे। ये पूरी जो वीडियोस हैं, जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस है, एक ही वीडियो में हम पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो। कई दिनों से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर वीडियोज भी नहीं भेज रहे हो। तो बच्चे एक्चुअल में पीसी में थोड़े प्रॉब्लम आ गए थे, प्रॉब्लम आने की वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। एक बार दोबारा फिर से वीडियो वैसे जैसे चलता आया था वैसे चलता रहेगा मेरे बच्चे। चलो देखो आगे देखो, अब देखो क्या कहना चाह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, an object is placed at a distance of 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 40 सेंटीमीटर माइनस में 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तब कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा भैया, नेगेटिव में रहेगा, ये बात तो फिक्स है, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, अब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले हम इमेज निकालते हैं। ऑलरेडी हमारे नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये नीट के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ईयर चेक कर लेना एक बार।
तो भाई हम यहां पर क्या करते हैं, वी का फॉर्मूला मुझे पता है। देखो क्या लिखवाया था, एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, एफ यू डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। तो पहला इमेज जो बनेगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनते जाओ, पहला इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, एफ का वैल्यू है -15, यू का वैल्यू कितना है मेरे बच्चे, -40, डिवाइडेड बाय यू कितना है मेरे बच्चे, -40, माइनस ऑफ एफ कितना है, -15, तो माइनस माइनस +15। अब मुझे जल्द बस बता दो V1 का वैल्यू कितना आया। V1 का वैल्यू आ गया है मेरे बच्चे, V1 का वैल्यू आ गया 15 गुना 40 प्लस में डिवाइडेड बाय -40 + 15 इज -25। ये हो गया V1 का वैल्यू, पहला V1 हो गया। अब हमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर इधर खिसका दिया, किधर खिसका दिया, पोल की तरफ। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो अब जो इमेज डिस्टेंस, अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, पहले 40 पे था और 20 खिसका दिया इधर, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, सिर्फ 20 रह जाएगा। 20 तो खिसका दिया है मैंने, तो V2 क्या लिखोगे, फिर से इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, तो मैं क्या बोलूंगा, -15 गुना -20 डिवाइडेड बाय, फिर से बोलो बच्चों, u का वैल्यू क्या है, -20, अब की बार -20 माइनस ऑफ +15, माइनस ऑफ -15, और मैं कह दूंगा कि जो V2 का वैल्यू हो गया वो हो गया 300 डिवाइडेड बाय -5। बस इस दोनों को डिफरेंस कर दीजिए और बता दीजिए कि भैया कितना कितना शिफ्ट हुआ है। तो शिफ्ट कितना हुआ होगा, V1 में से V2 इतना शिफ्ट कर गया होगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि भैया कितना शिफ्ट कर गया। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट के पूछे हुए क्वेश्चन है, 20 में थे कि 21 में थे कि 22 में थे, आप चेक कर लेना, करंट ईयर्स के ही क्वेश्चन है, ये बात फिक्स है। आगे बढ़ो बच्चों, बिना कुछ किए बातें किए सीधा आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हम इसको आपको होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि लगातार मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूं, तो ये आपका होमवर्क हो गया आज का। ये आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना, इसका आंसर कितना होगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा इसके सॉल्यूशन, आप चिंता नहीं करो, सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा आपको, लेकिन एक बार ट्राई करके मेरे को बताना कि इसका आंसर कितना हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों, क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है a rod of length 10 सेंटीमीटर lies along the principal axis of a concave mirror। अब यहां पर देखो थोड़ा ध्यान से, ये मेरे बच्चे एक कॉनकेव मिरर है, इसका जो फोकल लेंथ है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा जी, अच्छा जो रॉड है उसका जो लेंथ है वो भी 10 सेंटीमीटर का था मेरे बच्चे, वो 10 सेंटीमीटर का एक रॉड है। ये रहा 10 सेंटीमीटर का रॉड, ध्यान दीजिएगा ये 10 सेंटीमीटर का रॉड है। इन सच अ वे दैट एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। जो पोल्स के करीब है यहां से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, इसके इमेज का लेंथ क्या होगा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ध्यान से सुनो। आप क्या करो, इसको मान लो A और इसको मान लो B, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है। अगर आप स्मार्ट हो तो U बन जाएगा। देखो ध्यान देना, हम A पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर इस मिरर का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर मेरे बच्चे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 20 सेंटीमीटर। मतलब ए पॉइंट जो है वो डायरेक्टली सेंटर पे है, इसका मतलब ए का जो इमेज होगा, ए पॉइंट का जो इमेज होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, वही के वही होगा। तो इसका जो इमेज बनेगा एग्जैक्टली वही के वही बनेगा, -20 सेंटीमीटर पे मेरे बच्चे। बोलो, इसका तो इमेज हमने बना दिया। अब बी की बात कर लेते हैं कि बी की कहानी क्या होगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब देखो क्या लिखवाया था कि v इक्वल टू एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। v इक्वल टू क्या लिखवाया था, देखो ध्यान से फिर से एक बार,
एफ यू डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, एफ यू डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। अब हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट का इमेज बताते हैं कहां बना। तो फोकल लेंथ कितना था मेरे बच्चे, 10 सेंटीमीटर, माइनस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखोगे, बस इतना बता दो, यहां से यहां 20 और ये रहा 10, तो बी पॉइंट के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 30, माइनस में 30 डिवाइडेड बाय माइनस 30 माइनस ऑफ फोकल लेंथ, क्या है फोकल लेंथ, प्लस में 10 या माइनस में 10, माइनस में 10 मेरे बच्चे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। अब दिस इज 300 डिवाइडेड बाय माइनस 30 प्लस 10 मतलब माइनस 20। तो इसका जो इमेज बन गया सेकेंड इमेज वो कहां बना, तो आपका जवाब होगा माइनस 15 सेंटीमीटर। वाह वाह वाह, क्या बात है, सोचो और जवाब दो। कहानी क्या हुआ, जरा इसको फील करने की कोशिश करना। इसका तो इमेज यहीं पर बन गया जो कि 20 सेंटीमीटर था, और इसका जो इमेज था वो यहां से 15 पे बना, मतलब यहां पर बना मेरे बच्चे, ये रहा यहां से 15। तो बताओ इसका इमेज जो रेड कलर से मैंने आपको दिखाया था उसका साइज क्या था, तो कहोगे 20 में से 15 गया 5, इसका जो साइज होगा वो कितना होगा मेरे बच्चे, 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो लेंथ ऑफ जो इमेज होगा, लेंथ ऑफ जो इमेज होगा वो कितना होगा मेरे बच्चे, 5 सेंटीमीटर। तो चलो अगले लेक्चर, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई। अब आपके सामने में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस, ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का आया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे बच्चे कि एक थिन रॉड है, एक थिन रॉड है जिसका लेंथ कितना है f/3। इस थिन रॉड का लेंथ है, इस थिन रॉड का लेंथ है मेरे बच्चे f/3, इसका लेंथ दे रखा है f/3, इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। बहुत अच्छी बात भाई, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल। अच्छा अच्छा, सुनना ध्यान से, नाम लिया रियल, नाम लिया रियल, तो बता रियल इमेज कब बनता है, तो कहोगे सर उस रियल के लिए कंडीशन ये होता है कि फोकस से इधर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी जाके रियल इमेज बनता है। फोकस से इधर होना चाहिए तभी जाके रियल इमेज बनता है। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे होना चाहिए, इधर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे होना चाहिए तभी जाके इलोंगेट होता है। रियल के लिए कंडीशन है फोकस से पीछे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए कंडीशन है सी से, सॉरी इलोंगेटेड के लिए कंडीशन है सी से आगे। आगे क्या बोला कि जस्ट टचेज द रॉड, इसका मतलब इसका जो एक एंड है, इसका जो एक एंड है रॉड का वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो वहीं पर इमेज बनाएगा मेरे बच्चे। तो ये बात फिक्स है कि इसका एक एंड एग्जैक्टली इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इसका लेंथ दे रखा है f/3, इसका लेंथ कितना दे रखा है f/3। अब देखो इमेज जो बना होगा वो कैसा बना होगा, तो कहोगे सर इमेज कुछ ऐसा बना होगा, देखना ध्यान से कि यहां पर जो इस एंड का इमेज तो यही बन गया, यही बन गया, लेकिन इसका इमेज हो सकता है यहां बना होगा, यहां बना होगा। तो भाई यही हमें देखना होगा इसके बारे में। तो जरा देखना ध्यान से, मैं जानता हूं ये डिस्टेंस है 2f, ये डिस्टेंस है 2f, तो बताओ इसका जो इमेज बना था, इसका इसका वो तो यहां पर बना था। इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखोगे, इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखोगे 2f में से f/3 को घटा दो, 2f में से f/3 को घटा दो, माइनस में 3 दूनी 6 1 5, तो -5f/3 ये हो गया। इस एंड का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस मिरर से, इस मिरर से इतने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट होगा। अब एक बात और सुनना, कह रहा है क्या, इसका लेंथ f/3 है,
तो मैग्निफिकेशन क्या लिखते हो, L2 बाय L1, L2 बाय L1। तो भाई मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे, L2 इक्वल टू M L1, L1 क्या है, F/3। इसका मतलब जो इसका साइज बना होगा इमेज का, वो बन गया होगा मेरे बच्चे, वो मेरे बच्चे क्या बन गया होगा, सोचो। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये बच्चे हो गया था MF/3। तो मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि मेरे बच्चे सिर्फ इतना बता दो, ज्यादा नहीं पूछता, कि इस एंड का इमेज कहां बना, तो कहोगे सर यहां पर बना। इस एंड का इमेज तो यही कि यही बन गया था, हमें देखना भी नहीं है। लेकिन इस एंड का अगर इमेज देखें तो यहां पर बना था। तो इसका इमेज डिस्टेंस क्या लिखने वाले हो, तो कहोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2F, और ये डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, MF/3। बस सोचना क्या, ये भी माइनस में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जवाब 1/V प्लस 1/U इज 1/F। और बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं मेरे बच्चे कि 1/V के बदले में लिख देंगे -2F प्लस MF/3, और U के बदले में क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, -F/3, और F के बदले में क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, -F। बस इसको सॉल्व कर दो और बता दो इस M का वैल्यू कितना था। इस M का वैल्यू पूछ रहा है, बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। जल्दी से इसको निकाल देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना किसका वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है ना आसान सा क्वेश्चन। देखो मेरे बच्चे, टफ क्वेश्चन होते ही नहीं फिजिक्स में। अच्छे से मेहनत करोगे तो टफ क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। सारे क्वेश्चंस यू बनते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। चलो बिना कुछ बातें किए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे सामने आता है मिरर सिस्टम। लेकिन मिरर सिस्टम को पढ़ाने से पहले आपको एक बार मैं ग्राफ समझा देता हूं। और मेरे बच्चे एक बार ग्राफ मैं वहां पर छोड़ दिया था, मैंने कहा था पहले एक बार इसको कर लेते हैं, फिर ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को समझते हैं। हमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस इस बार भी नीट ने पूछ लिया था। तो भाई कॉनकेव मिरर जब रियल इमेज बनाएगा तो ग्राफ कैसा होगा, 1/V वर्सेस 1/U। कंडीशन दे दिया है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव चाहिए, ऑब्जेक्ट तो होते ही नेगेटिव है हमेशा। रियल इमेज के लिए मेरे बच्चे वी नेगेटिव चाहिए। तो ये कंडीशन हमें डालना होगा, तब जाके ग्राफ बनेगा। तो भाई हम जानते हैं 1/V प्लस 1/U इज 1/F, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। इस कंडीशन को पुट करो, 1/-V 1/-U 1/-F। हमें किसी भी तरीके से y एक्सिस पर जिसको भी रखे थे उसको प्लस बनाना है। तो एक काम कर लो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। तो क्या कहने वाले हो, 1/V इक्वल टू माइनस में 1/U प्लस 1/F। अब देख सकते हो, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। 1/V मेरा y है, 1/U मेरा x है। तो y बराबर mx प्लस c का फॉर्मेट ले लिया है। इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है बच्चों, इंटरसेप्ट तो इसका पॉजिटिव है, लेकिन यहां देख रहा हूं स्लोप इसका नेगेटिव आ गया। नेगेटिव स्लोप ये होता है मेरे बच्चे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/V वर्सेस 1/U इन द स्पेशल केस ऑफ व्हेन कैन कॉनकेव मिरर प्लस रियल इमेज। मैं एक स्पेशल केस पर ग्राफ बनाया हूं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैंने 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F का ग्राफ बना दिया, जो कंडीशन के साथ ग्राफ बना रहा हूं। तो अगले ग्राफ क्या कहना चाह रहा है बच्चों, कॉनकेव मिरर और वर्चुअल इमेज के लिए। तो भाई कॉनकेव मिरर और वर्चुअल इमेज का ग्राफ हम बना के देखते हैं क्या कहता है ये। कॉनकेव मिरर और वर्चुअल इमेज 1/V वर्सेस 1/U, और यहां कंडीशन डाल दिया है मैंने, कॉनकेव मिरर मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव चाहिए, ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव होना ही है। कंडीशन दिया है वर्चुअल इमेज, तो V पॉजिटिव लेना होगा, और बस इसको फॉलो कर लिए। तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F में हम कह सकते हैं 1/V, V प्लस में, U माइनस में, और F भी माइनस में। हमें 1/V को कैसे भी करके प्लस रखना है बच्चों। चलो मैं रख दिया 1/V माइनस में 1/U प्लस में 1/F। अब ये इधर जाएगा, अब ये इधर जाएगा, तो हम ऐसे कर लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। 1/V इक्वल टू 1/U माइनस में 1/F।
तो मैं कह सकता हूं 1/v तो y है, 1/u x है, mx प्लस c। इस वक्त तो इंटरसेप्ट जो है, इस वक्त जो इंटरसेप्ट है वो तो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, लेकिन जो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव है। तो मैं इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना देता हूं बच्चों कि इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, बट इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव होगा और पॉजिटिव स्लोप होगा। एक ग्राफ मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करो, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। वैसे मैं बता ही देता हूं, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज मतलब v को भी प्लस लिखना होगा। बस सोचना क्या है, 1/v प्लस 1/-u इज 1/f। बस करना क्या है, 1/v इज 1/u प्लस 1/f। तो ये हो गया y बराबर mx प्लस c। इसका जो इंटरसेप्ट है, इसका जो इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव है और इसका स्लोप भी पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। कई बार मेरे बच्चे दो तरीके ग्राफ और पूछे जाते हैं कि सीधा v वर्सेस u दे देगा कॉनकेव मिरर के लिए। तो मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूं, क्या करो, इस ग्राफ को याद कर लो। ये ग्राफ ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, यहां से जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये आया कहां से, मैं v बराबर जो फॉर्मूला दिया था ना, v बराबर वो वाला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से डिराइव करके जो v का फॉर्मूला निकाला था, उसमें u का वैल्यू पुट करना और v निकालना, u का वैल्यू पुट करना और v निकालना। ठीक है, पॉइंट मिलाते मिलाते चले जाओ तो ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसको याद ही कर लो, हमेशा के लिए याद कर लो। कॉनकेव मिरर का ग्राफ ये होगा, और अगर कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ दे देगा तो ये चीज यहां आ जाएगा, ये चीज यहां आ जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां आ जाएगा बच्चों, और ये यहां चला जाता है। बस इसको याद ही कर लेना, कॉन्वेक्स मिरर के ग्राफ ये रहेंगे और कॉनकेव मिरर के ग्राफ वो रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार उसी टॉपिक पे आते हैं जिस टॉपिक को हमने छोड़ा था वहां पर, और एक बार हम देखने जा रहे हैं अब मिरर मिरर सिस्टम। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, हम मिरर मिरर सिस्टम देखने जा रहे हैं। अब मिरर मिरर सिस्टम में ज्यादा पंगा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखो पंगा है। किस प्रकार से पंगा होगा जरा उसको समझना। यहां पर दो मिरर दे देगा बच्चों, एक मिरर दे देगा ऐसा। बस जो बच्चा इस दो एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल करवाऊंगा, जो भी बच्चा इस एग्जाम्पल्स को समझ जाएगा उसको दिक्कत तो होना ही नहीं है। अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां दो मिरर दे देगा आपको। मान लो ये पहला मिरर का नाम था M1 और इसका नाम था M2। ठीक है, इसका फोकल लेंथ गिवन कर देगा आपको क्वेश्चन में, घबराना नहीं होता। इसका फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर था और इसका फोकल लेंथ गिवन था 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें बोला जाता है कि दोनों के बीच के सेपरेशन है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई। अब हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे, जो कि यहां से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया गया, और हमें एक बात बोला है कि पहली बार में रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे होगा, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। पहली बार में रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे होगा, ये मुझे गिवन है। ऐसा भी हो सकता है कि बोल दे कि पहली बार रिफ्लेक्शन यहां होगा। तो हमसे बोला जाता है कि भाई दो रिफ्लेक्शन के बाद बताओ इमेज कहां बना। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है बच्चों, स्मार्ट बनना है, बिल्कुल स्मार्ट। पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने v का फॉर्मूला क्या दिया था, यहां फिर से एक बार रिपीट करो। मैंने क्या दिया है v का फॉर्मूला, देखो यहां पर एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, एफ यू डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, एफ यू डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। आप क्या करो, पहले इसका इमेज निकाल लो, इसका, इस मिरर के द्वारा। तो पहला इमेज निकालने जा रहे हो, एफ, एफ क्या है बच्चों, -10 गुना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बच्चों, -15। बिकॉज आप जानते हो, मैंने कन्वेंशन पहले ही बता चुका हूं कि चूंकि इस मिरर को देखो, यहां पॉलिश इस तरफ है, इधर नेगेटिव हो जाएगा इस मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा माइनस में, डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। तो यू तो हो गया -15 और एफ क्या हो गया बच्चों, माइनस ऑफ -10, मतलब ये +10 में आ जाएगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं 150 डिवाइडेड बाय
-15 + 10 मतलब -5। अब कह सकते हो बच्चों माइनस में 30 सेंटीमीटर पर इमेज बना था। अब खुद सोचो कि पहला मिरर ने इमेज कहां बनाया था, 30 सेंटीमीटर पे। तो दूसरा मिरर के लिए M2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दो क्या होगा। तो तुम कहोगे कि इसका जो इमेज होगा वही इसका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लाइट तो ऐसे आएगा इस पर, है ना बच्चों। तो इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अच्छा तुम बताओ कि इसके लिए कितने डिस्टेंस पर है। इससे 30 सेंटीमीटर इधर है और ये सेपरेशन है 80 सेंटीमीटर। इसका इमेज यहां बना था 30 सेंटीमीटर पे, तो वो जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके लिए बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। 80 में से 30 घटा दो तो 50 हो गया, तो 50 सेंटीमीटर। लेकिन जरा समझना, इस मिरर के लिए मानता हूं, देखो ध्यान देना, इसका जो इमेज बना, इसका जो इमेज बना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान देना कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा इस मिरर के लिए हम क्या देख रहे हैं कि पॉलिश की तरफ है या पॉलिश के उल्टा है। तो कहोगे पॉलिश के उल्टा है तो कितने डिस्टेंस पर है, तो कहोगे 30 घटा दो 80 में से तो 50 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस में आ जाएगा बच्चों। और इसका फोकल लेंथ गिवन है बच्चों, इसका फोकल लेंथ गिवन है -20। तो बता दीजिए इमेज कहां बना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए V2 इज, तो V2 इज फिर से मैं F बोला था, F है -20 और U2 है -50। क्या लिखवाया हूं बच्चों, क्या लिखवाया हूं बता दीजिए हमें, FU डिवाइडेड बाई U माइनस F। तो U कितना है, U है -50, U है -50 और -F माइनस और माइनस प्लस मतलब +20। तो मैं कह सकता हूं 20 गुना 50 डिवाइडेड बाय मेरे बच्चे -30 ना बच्चों। तो मैं कह सकता हूं ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -100/3, -100/3। अब तुम ही बता दो कि भाई इमेज जो बना था वो 100/3 पे बना था, कहां, यहां से माइनस, माइनस का मतलब इस तरफ इमेज नहीं बना था, इमेज जो बना था इससे 100/3 इधर बना था। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये तो दो रिफ्लेक्शन की बात बताया हूं मैं, ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे रिफ्लेक्शन की भी बात करेगा, क्योंकि जब ये इमेज इस तरफ जाएगा तो ये इमेज फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो देखो ये तो सच है ना कि फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन प्रायः मैं क्वेश्चन में देखता हूं आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, तो घबराना नहीं है, नहीं लिखा रहे क्वेश्चन में समझना कि 2 ही रिफ्लेक्शन की बात करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मेरे बच्चे जरूर कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके सामने में फिर से क्वेश्चन आया बच्चों, आपके सामने में फिर से क्वेश्चन आ चुका है। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया, ये है और मैंने कह दिया कि देखो दो मिरर था, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इसका भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया, दोनों के बीच के सेपरेशन है 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया था, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया था, ठीक है, ये रख दिया था, चलो कितना तुम जो जो कहो 20 बोल देता हूं, ठीक है, खुश हो जाओ। और ये M1 है और ये M2 है। पहली बार में रिफ्लेक्शन इस पर हुआ था, उसके बाद उस पर हुआ है, ये भी है क्वेश्चन में गिवन है। तब तक 2 रिफ्लेक्शन कहां पर इमेज बने था वो हमें बताना होगा। तो मैं फिर से फॉर्मूला वही लेता हूं, क्या है, V = FU डिवाइडेड बाई U माइनस F, V = FU डिवाइडेड बाई U माइनस F। इस फॉर्मूला को याद कर लेना, बार बार डिराइव तुम नहीं कर सकते, इसको याद जरूर कर लेना। तो पहला इमेज निकालता हूं बच्चों, तो क्या कहूंगा, F का वैल्यू -10 और U का वैल्यू बच्चों -20 डिवाइडेड बाई U माइनस F। तो U है -20 और माइनस माइनस प्लस तो +10, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -20। और ये होना भी था, क्यों भाई, क्यों होना था, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। अब मैं अगर सेकेंड मिरर के लिए बात करूं तो सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा ये बताना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसकी जो इमेज यहां यहां एग्जैक्टली यही बना था, तो यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर बस, माइनस में, लेकिन क्योंकि ये 20 है और ये 60 है मतलब ये 40 था।
अच्छा, इसका फोकल लेंथ कितना गिवन है बच्चों? -10। तो कुछ सोचना नहीं है, फटाफट बात कर लेना होगा। मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर लेता हूं V2 निकालने के लिए। एफ क्या है? -10, और यू क्या है मेरे बच्चे? -40 डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। तो यू कितना है मेरे बच्चे? यू कितना है? -40 और +10, माइनस माइनस +10, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 400 डिवाइडेड बाय -30। तो मैं कह सकता हूं इमेज इज फॉर्म्ड एट माइनस में 40/3 सेंटीमीटर। बड़ी आसानी से आपने कह दिया इसका आंसर होगा -40/3 सेंटीमीटर इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव आया मतलब इस तरफ तो नहीं है, इस तरफ है। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि मिरर मिरर वाले क्वेश्चंस को कैसे करने होंगे। अब हमें कई और पड़ाव में जाना होगा, जैसे खास करके जो वेलोसिटी ऑफ इमेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे डील करना है, और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 3-4 वैरायटी क्वेश्चंस और करते हुए टॉपिक को बैंड कर देंगे, और फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस एंड स्फेरिकल सरफेस। तो आपको चिंता नहीं करना है, थोड़े से एक हफ्ता हम लेट हो गए थे क्लास में, और लेकिन आगे से अब रेगुलर रहना स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर वीडियो मिलेगा, आपको चिंता नहीं करना है बिल्कुल, और बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आराम से रहिए। मैंने जो वादा किया था उस सबसे पहले सिलेबस हमारा ही होगा, अब चिंता नहीं करो बिल्कुल।